सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि इंसान अपनी आदत बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। मैं इस जुमले से अलग आज इख्तिलाफ करती हूँ। इख्तिलाफ कैसे करती हूँ? क्योंकि अगर इंसान कोशिश करे मेरे मुताबिक तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बदतरीन इंसान भी अगर इरादा कर ले तो इज्जत कमा सकता है। नाकाम इंसान अगर सच्ची नीयत के साथ, सच्ची नीयत शर्त है, सच्ची नीयत के साथ मेहनत करे तो कामयाबी की मंजिल तक जरूर पहुंच सकता है। बुरे से बुरा इंसान भी अगर तौबा कर ले तो निजात पा सकता है। ये हक हम में से किसी को नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कह दें कि वो तो बदल ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल। किसी को ये हक नहीं है क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है, इसलिए तो वो कर ही नहीं सकता। ये हम में से किसी को ये हक नहीं। मैं दोबारा कह रही हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा ही इसलिए है कि इंसान खुद को मट्टी से सोना बना सके, और बना सकता है सोने से मट्टी भी। इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्यों है? शायद इसीलिए है कि उसमें खुद को बदलने की बाकायदा सलाहियत है, ताकत है। अपनी तकदीर को अपनी नीयत और अमल से तब्दील करने का हौसला भी है। अपनी नाकामी को मुसलसल जद्दोजहद करके कामयाबी का नाम देने की हिम्मत भी उस इंसान में कूट कूट कर भरी होती है। यकीन कीजिएगा। मसला कहाँ आता है? अब आप सोचेंगे कहीं तो मसला आता होगा। मसला उस वक्त आता है, वहां पर होता है जब कोई इंसान खुद को बदलना चाहता ही नहीं। यानी आप खुद को बदलना चाहे ही ना, जब नियत ही ना हो तो फिर कैसे बदलेंगे? वो खुद को बदलने पर वो इंसान तैयार ही ना हो तो कैसे बदलेंगे? और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे उन लोगों पर होता है जिनको अल्लाह ताला बार बार मौका देते हैं कि बदलो अपनी तकदीर। अल्लाह बार बार मौका देते हैं तकदीर बदलने का, जिन पर कहते हैं कि कुदरत मेहरबान होती है बाकायदा, जिन लोगों को बाकायदा कहते हैं कि किस्मत इन पे बड़ी मेहरबान है, जो लोग माशरे में एक अहम मुकाम रखते हैं, एक अहम रुतबा होता है उनका, जिन लोगों का कद माशरे में रहने वाले बहुत से लोगों से, दीगर अफराद से ऊंचा होता है, जिन लोगों के पास ताकत होती है, वो लोग मौका मिलने के बाद भी अपने उसी तौर तरीके पर चलते रहते हैं, उसी अपनी रविश पर चलते रहें तो फिर अफसोस होगा ना ऐसे लोगों को देखकर। इस तमहीद को बांधने का मकसद क्या है? सिर्फ एक, लंदन में किया जाने वाला वो मुजाहिरा जो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर किया गया। आपको लाख सियासी इख्तलाफात हों, बेशक नवाज शरीफ के शदीद तरीन मुखालिफ हों, आपका नवाज शरीफ से नज़रियाती इख्तलाफ हो, आपको भले नवाज शरीफ की शक्ल भी पसंद ना हो कि आप कह जी हमें तो उस बंदे की शक्ल ही नहीं पसंद। हालांकि किसी की शक्ल से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी इंसान से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। उसके काम से नफरत करें, तनकीद करें, लेकिन उस इंसान से नफरत ना करें। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आपका मुखालिफ है और आप उससे शदीद नफरत करते हैं, उसके घर पर हमला करना किसी तरह मेरे मुताबिक काबिल कबूल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे मुआशरे का एक अलमिया कह लें, अलमिया ये है कि यहाँ कोई खुद को बदलने को तैयार नहीं, भले वो एक आम आदमी क्यों ना हो या कोई बड़ा रहनुमा। नवाज शरीफ को यहाँ से जाने की इजाज़त किसने दी? मैं पूछती हूँ आज। हुकूमत ने दी, अदालत ने दी, नवाज शरीफ को रिलीफ ने दिया, या भले वो किसी लिए भी दिया हो, इंसानी हमदर्दी पे दिया हो या फिर तिब्बी बुनियादों पर दिया हो, या वक्त की ज़रूरत थी कि बीमार थे भी भेजना ज़रूरी है। जब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया तो फिर किसी को यह हक कैसे हो सकता है कि वो घर के बाहर इस किस्म का मुजाहरा करे जो पुरतशद्दुद होने का ख़तरा हो? ये बहुत 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 गलत अमल है मेरे मुताबिक। लेकिन क्या सिर्फ ये एक जानिब से है? सवाल ये, आज असम्बली में नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज का जब मामला उठाया गया और उस पर अपोजिशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, ज़रा देखिए। ये माहौल नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर पर हमला कर दो, कल कोई जाकर तो आपके किसी घर पर हमला कर दे, कल कोई मेरे घर पर हमला कर दे, मेरा वर्कर उठकर आपके घर पर हमला कर दे। तो हम क्या इस मुल्क में ये तशद्दुद की लहर उठाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इससे मुल्क का माहौल जब ख़राब होगा तो इस पार्लियामान का माहौल भी ख़राब होता है। ये कैसे मुमकिन है कि आपके वर्कर जो हैं आपके कहने पर वहाँ किसी लीडर के घर पर हमला करते हैं और आप एक्सपेक्ट करें
कि यहाँ अपोजिशन आपसे तावन करेगी, तो ये ऐसा होना नामुमकिन है जनाब स्पीकर साहब। बिल्कुल सही फरमाया राजा परवेज अशरफ साहब ने। मसला वही है, यहाँ सब इंसाफ का तराजू उठाए घूमते हैं दूसरों के लिए। सुना आपने मैंने क्या कहा? बड़ा गहरा पॉइंट है। खुद का एहतसाब कोई नहीं करवाना चाहता, खुद का एहतसाब करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। नवाज शरीफ ने कुछ भी किया वो अपनी जगह, लेकिन किसी के घरों तक पहुंचना, किसी की जातियात पर हमले करना, किसी की निजी जिंदगी का बाकायदा मजाक उड़ाना, तमस्खर उड़ाना, ये इंतहाई गैर इखलाकी और गैर जमहूरी अमल है। सियासत में से माइनस करना होगा तो सिर्फ अदम बर्दाश्त और दुश्मनी नुमा इख्तलाफ को सियासत में से माइनस करना होगा, तो सिर्फ इस पुरतशद्दुद कल्चर को सियासत में से अगर कुछ माइनस होना बहुत ज़रूरी है तो वो है ये गैर इखलाकी रवैया, ये रविश। आपको अपना मुखालिफ दुश्मन लगना शुरू हो जाए, जिसमें आप अपने मुखालिफ के घरों पर, ज़ाती ज़िंदगी पर, निजी मामलात पर, ज़ातियात पर गुफ्तगू करते हैं, उनके किरदार तक को नहीं छोड़ते, किरदार पर बाकायदा कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे, बगैर समझे कि इसके असरात कहाँ तक जा सकते हैं। आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी इन बातों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से आपके अपने हाथ क्या साफ रहेंगे? आपके अपने हाथ भी गंदे हो जाते हैं। राजा परवेज अशरफ ने जो कहा, ठीक कहा ना। ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात का शिकवा किया। ख्वाजा आसिफ का क्लिप चलाइएगा रजा। के मुखालफीन के घरों के तकद्दस को जो है पामाल करने की कोशिश की जाए, जहाँ पे उनके ख्वातीन अहले खाना रहते हों वहाँ पे सियासी मुखालिफ जो है जाके उन घरों पे हमले करें। कि ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये फिर सिलसिला बंद नहीं होगा। अगर सियासत में इस किस्म के रवैये जो है वो उनको बढ़ावा दिया गया तो फिर इसको दिस विल बी अनस्टॉपेबल, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। फिर तशद्दुद की एक ऐसी लहर उभरेगी हमारी सियासत में जो हर चीज़ को बहा के ले जाएगी। सियासत में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से? सियासत बाद में, इख्तलाफात बाद में, लेकिन सबसे पहले इंसानियत और उसका एहतराम सबसे पहले, इखलाकियात सबसे आगे होनी चाहिए मेरे मुताबिक। राजा परवेज अशरफ अगर हो या ख्वाजा आसिफ हो या कोई भी हो, इस बात पर मैं इनसे मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ, मैं इनकी राय को सेकंड करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल, आप कहते हैं कि किसी के घर तक जाना इंतहाई गलत अमल है, बहुत गलत अमल है। बेशक आप सही कहते हैं, मैं दोबारा कहूँगी, मैं अग्री करती हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को तो आप जानते हैं ना, तमाम लोग जब भी एक इशू उठा रहे हैं, मैं जब बार बार कह रही हूँ आपके साथ उस इशू पर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्टी के बड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुन। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में तो बेशुमार चीज़ें और भी चलती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बेशुमार फ़ज़ाओं में बेशुमार और भी बहुत चीज़ें चलती हैं, तो उनकी बात ना करें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी बिल्कुल है। बस शुक्रिया। सुना आपने, देखा भी आपने, ये हैट वाले साहब शहबाज शरीफ साहब थे, जो कि पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब उस जमात के कायद हैं जो मुल्क पर 3 बार हुकूमत कर चुके, और 3 बार कम नहीं होता, बहुत बार किस्मत की देवी मेहरबानी। और ये खुद पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, वो भी कई बार, इन पर कई बार किस्मत मेहरबान हुई इस हैट समेत। ये मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात के रहनुमा हैं, इनका अपना मैंडेट है, हज़ारों लोग इनको पसंद भी करते होंगे, ये अपने कारकुनों के लिए एक रोल मॉडल की बाकायदा हैसियत रखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्या ये जो कर रहे हैं ये ज़ातियात पर हमले नहीं हैं? ये सियासत से इख्तलाफात को माइनस कर रहे हैं, ये सियासत में से बर्दाश्त और बुर्दबारी को माइनस कर रहे हैं बाकायदा। ये खुद अपने कारकुनों को बाकायदा ये मैसेज दे रहे हैं, ये हैट पहन के ये पैगाम दे रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सियासी मुखालिफ होता है और उसकी किरदार कुशी करना आप पर लाजिम है। करें किरदार कुशी, जितना उसके किरदार को उछाल सकते हैं उछालें। ये पैगाम दे रहे हैं भाई साहब जिनका नाम शहबाज शरीफ है। उसके घर पर हमले करो, उसके निजी मामलात को उछालो, मजाक बनाओ। ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि जी जो आपके मुखालिफ है आप उनके लिए सब कुछ करें। ये सोच होनी चाहिए आपकी। और उनके साथ खड़े हुए जो दीगर, क्या कहूँ, बाबे, सही सुना आपने, जिनके बाल सियासत करके के वाकई सफेद हो गए, ये सियासी बाबे हैं जो अभी तक बच्चे हैं, जो खुद को सियासत का ठेकेदार भी समझते हैं, खुद को सीनियर तरीन सियासतदान कहलवाना बड़ा पसंद करते हैं। कहते हैं
तुसी बड़े सीनियर ताड़े वर्गा तो वो हैगा ही नहीं, बड़े खुश होते हैं 32 के 32 दांतों में से जितने बच्चे वो अंदर ही नहीं जाते हंस हंस के। ये दावा करते नहीं थकते कि सियासत के अलिफ बे से ये अच्छी तरह सिर्फ यही लोग वाकिफ हैं जिन्होंने सियासत को घोल कर बाकायदा पिया हुआ है। वो बाबे, ये बाबे जो शहबाज शरीफ की इस गैर मयारी गुफ्तगू पर बड़े फ़ख्र से, मैंने पहले भी कहा 32 में से जितने दांत बचे हैं इस उम्र में वो सारे दांत निकाल के हंस रहे हैं। सोचिए, अफसोस का मुकाम नहीं है। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ये दर्स दे रहे हैं कि किसी के घर पर हमला करना गैर इखलाकी बात है, ये सियासत में तशद्दुद का कल्चर फ़रोग देने के मुतरादिफ है, ये गैर जमहूरी अमल है। जबकि इस बात से ख्वाजा आसिफ के अपने ही कायद नावाकिफ़ हैं, उनको दूर दूर तक पता नहीं कि ख्वाजा आसिफ के जो ख्यालात हैं। ख्वाजा साहब अपने ख्यालात का इजहार कभी शहबाज शरीफ से अकेले में चाय के प्याली पे चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए ज़रा इजहार कीजिएगा, शायद वो भी आपकी बात समझने, बातें आप अच्छी करते हैं, लेकिन असम्बली में आके अकेले में बैठ के कभी शहबाज शरीफ साहब से कीजिएगा। या असम्बली में कभी आपने इस तरह की जब बातें की तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं सुनी कभी? चलें, अभी तो वो नहीं सुन पाए, वो खुद अपने सियासी मुखालिफ के घर पे आप देखें हमले करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अब लाजमी सी बात है, जब रहनुमा इस किस्म की जुमलेबाजी करेगा तो कारकुन भी यही करेगा ना। जो आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कारकुन भी वही करेगा। आप किस हक से इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इखलाकियात के तकाजे पूरे कर रहे हैं? दिल पे हाथ रखिए, इंसाफ से बताइए कि आप कहाँ खड़े हैं, खुद को कितने नंबर देंगे, अपनी पार्टी के लोगों को कितने नंबर देंगे, अपने कायद को कितने नंबर देंगे इस पॉइंट पर? क्या शहबाज शरीफ का ये बयान किसी के घर पर हमला तस्वुर नहीं किया जाएगा, एक जाती हमला? क्या शहबाज शरीफ की ये ज़बान गैर मयारी नहीं मानी जाएगी? क्या शहबाज शरीफ के समल की तारीफ की जाएगी? ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ ने ये ट्रेंड सेट किया कि अपने मुखालिफिन को कभी गद्दार कहो, कभी उनको कुत्ते नहलाने वाला कहो, कभी उनकी किरदार कुशी करो। और आज भी शहबाज शरीफ का ये बयान साबित करता है कि नून लीग अपनी इसी रविश पर कायम है। सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि उनके इत्तेहादी आज भी वही सियासत कर रहे हैं जिसमें ना इंसानियत है, ना अखलाकियात है, ना बुर्दबारी है, ना कोई संजीदगी है। देखिए सर, आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, कश्मीर आपका बिक चुका है। पता नहीं इन्होंने कश्मीर के बदले में क्या कुछ हासिल किया हो। ये कश्मीरियों के भी गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं। गद्दारों को पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ समेत वो तमाम जमहूरी अफराद, वो तमाम जमहूरी लोग, वो तमाम बड़े सीनियर तरीन सियासतदान जो सियासत और जमहूरियत के अलावा कोई और बात करते ही नहीं है और करना चाहते भी नहीं हैं, वो मुझे बताएं आज कि ये कैसा मयार है, कैसा स्टैंडर्ड है ये? आप कहते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है। वाकई इन जैसे अफराद की वजह से जमहूरियत को ख़तरे में होना चाहिए, जो जमहूरियत के नाम पर अपने मुखालिफिन को अलग एक माइक मिलता है, कहते हैं गद्दार है सामने वाला, चूंकि वो हमारे मुखालिफ है, हमारे साथ नहीं है तो वो गद्दार है। उनकी माँ बहन बेटी की इज्जत उछालते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी करते नहीं थकते हैं, अपने मुखालिफिन के खिलाफ गैर इखलाकी जुमलेबाजी करते हैं, जुमले कसते हैं। जमहूरियत को ऐसे लोगों से यकीनन खतरा है, यकीनन खतरा है। ये मौलाना बात कर रहे हैं खारिजा पॉलिसी की। मुझे ज़रा ये मौलाना कभी बताएं, मेरा प्रोग्राम तो बड़े शौक से देखते हैं, बड़े दुखी भी होते हैं सच सुन के, लेकिन अक्ल नहीं पकड़ते, होश के नाखून नहीं लेते। जिस दिन होश के नाखून लेंगे ना मौलाना साहब मेरा प्रोग्राम देखने के बाद, मैं मिठाई बांटूंगी, यकीन जानिए, और मेरे जो लड्डू होंगे ना वो नून लीग वालों से ज़्यादा अच्छे लड्डू होंगे। मुझे ये मौलाना साहब आप कभी खुद बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में आपका वजीर खारिजा कहाँ था? नवाज शरीफ को कितने अरसे बाद ख्याल आया था कि इस मुल्क का भी कोई वजीर खारिजा होना चाहिए? ये एक बड़ी वजारत है जो खाली पड़ी है। खारिजा पॉलिसी की बात करने वाले ये मौलाना बताएं कि मकबूजा कश्मीर का आपकी जो खारिजा पॉलिसी है उससे गहरा ताल्लुक है। पिछले 10 सालों में इन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौन सी बड़ी कोशिशें की इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए? कौन से आइडियाज दिए बेहतर बनाने के लिए? मकबूजा कश्मीर का जो नाम है वो तो मौलाना साहब आपको इखलाकी तौर पर लेना छोड़ देना चाहिए। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कश्मीर का नाम, यकीन जानिए, जिसको आप पे नहीं भी गुस्सा आना होता उसको भी गुस्सा आता होगा जब आप कश्मीर कहते होंगे, क्योंकि ये शख्स जो पिछले 10 साल से मुसलसल मकबूजा कश्मीर के नाम पर फंड लेता रहा, फंड्स डूब मरने का मुकाम है ये कि मकबूजा कश्मीर के नाम पे 10 साल आप फंड लेते रहे, जिसे ठीक से अंग्रेजी में बात नहीं करनी आती, जिसने मकबूजा कश्मीर के नाम पर सिवाय मर्राद एंजॉय करने के कोई दूसरा काम नहीं किया। इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये अपने मुंह से मकबूजा कश्मीर की बात भी करें।
और सबसे अहम बात या गुजारिश कह लें मौलाना फजल रहमान से ये है कि अल्लाह का वास्ते आपको अब ये यहूदी और गद्दारी के फतवे बांटना छोड़ दें। आप बहुत नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को इन फजूल बातों ने, इन फतवों ने जो आप लगाते हैं किसी पे, किसी मुसलमान को यहूदी कहना ये छोटी बात है क्या? ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? आज मैं तमाम लोगों से पूछती हूं, ऐसे सर्टिफिकेट जो आप बांटते फिरते हैं, किसी भी मुसलमान को कलमा पढ़ने वाले को यहूदी कह देना, किसी को भी वतन से मोहब्बत करने वाले को गद्दार कह देना, ये छोटी बातें नहीं है मौलाना साहब। और मैं आपसे छोटी हूं उम्र में, मैं आपको समझा रही हूं, सोचे जरा आपका आईक्यू लेवल कहां। जब चाहा किसी को काफिर कह दिया, किसी को यहूदी कह दिया, किसी को गद्दार कह दिया। इन चीजों से इस मुआशरे का, इस मुल्क का बकायदा बेड़ा गर्क किया ऐसे लोगों ने। जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा आपकी इन चीजों से, इन बातों से हुआ है मौलाना साहब। कितने अफसोस की बात है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं होगा। जो मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, नाजरीन सोचें, उसके साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी इसी दीन के नाम पर की गई। ये मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ, दुख के साथ कह रही हूँ कि दीन के नाम को इस्तेमाल किया गया अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने के लिए, इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए। लोगों को गद्दार कहा गया, यहूदी कहा गया, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहा गया। और हमारी जमहूरी कल्चर में आज भी ये रविश बरकरार है, ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं कब ख़त्म होगी। और ये कोई छोटा कारकुन नहीं है, ये किसी जमात का ओहदेदार नहीं जो नया नया सियासत में और कह रहा है जी मुझे भी पॉलिटिक्स सिखाई जाए। अफसोस इस बात का है, ये तमाम इल्ज़ामात, ऐसी तमाम गैर इखलाकी बातें करते हैं वो जो अपनी सियासी जमात के रूहे रवां होते हैं। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो अपने नाम के आगे मुहतरम लगवाना पसंद करते हैं। ऐसी बातें वो अफराद करते हैं जो अपने नाम के आगे कायद लगाते हैं। ऐसी बातें वो करते हैं जो अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। तो बात ही ख़त्म होगी ना, मौलाना। और फिर इस तरह की बातें करते हैं मौलाना लगाने के बाद। और ये मौलाना और भी बहुत सी बातें करते हैं, ज़रा वो भी दिखाइएगा रज़ा। आप पेशावर के लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है आपके शहर की बीआरटी? ये गवाह है, समझ लो कि पूरा पाकिस्तान बीआरटी बन गया है। कहते हैं पेशावर में जीते हैं, अगर किसी और शहर में ये बीआरटी होता और ये हशर होता और ये शहर खंडरात होता, मेरे समेत कोई भी होता, वहां के लोग उसको वोट न देते। ये कैसा है कि शहर खंडर खंडर हो गया है। लोगों के आमदरफ्त में जो मुश्किलें और दिक्कतें हैं साल हा साल से हैं, और फिर भी कहते हैं ये जीते हैं। इसको कहते हैं दांत। अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं है कि बीआरटी मंसूबा तहरीक इंसाफ पर वो दाग है जिसको धोना बहुत ज़रूरी है। और बीआरटी मंसूबे ने तहरीक इंसाफ के इंसाफ पर बाकायदा सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। बीआरटी मंसूबे पर जो लगा आवाम का पैसा है, अब वो आज भी अगर खंडर बना हुआ है तो क्यों? ये बड़ा सवाल है, पूछेगी आवाम, हम पूछेंगे, और इसका जवाब अब पीटीआई ने ही देना है। और अगर इस मंसूबे में करप्शन हुई है तो फिर मोहतरम इमरान खान साहब पर फ़र्ज़ है कि वो मेरिट के तमाम उसूल पूरे करें। और रियासत मदीना में जो करप्ट अफराद के साथ सलूक किया जाता है, जो कौम का माल लूटने वालों की सज़ा होती है, वो सज़ा अपने वज़रा, अपने लोगों के लिए भी तजवीज़ करें। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे खान साहब आपसे। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब के दावे पर। मौलाना साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी अगर किसी और शहर में बीआरटी जैसा मंसूबा होता तो फिर उनके समेत कोई भी तहरीक इंसाफ को वोट ना देता। अगर वोट देने का यही मयार मौलाना साहब ने सेट करना है तो फिर मुझे ये बताएं कि सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की अगर हम कहेंगे 12 साल से जारी है, पंजाब पर हुकूमत की मुस्लिम लीग नून ने 30 से ज़ायद साल, क्या इन दो सूबों का हाल ऐसा है कि मौलाना साहब इन दो जमातों के साथ इत्तेहाद करते? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, हालिया इंतखाबात की बात कर लेते हैं। इसमें सिंध में पीपल्स पार्टी के 10 साल ले लेते हैं और पंजाब पर मुस्लिम लीग नून के 30 साल ले लेते हैं। और फिर मौलाना साहब के बताए हुए जो मयार हैं उसको देख लेते हैं। क्या इन दो जमातों की मैं बात करूं, इन दो जमातों के साथ इत्तेहाद बनता था इस मयार के मुताबिक जो खुद बता रहे हैं? पेशावर में तहरीक इंसाफ के 5 साल, एक बीआरटी मंसूबा जो सवालिया निशान है, और वाकई है एक ऐसा सवालिया निशान जिसकी वजह से मौलाना साहब समेत कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देता। सिंध में पीपल्स पार्टी के 10 साल, सिंध के 52% बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते।
ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं, अस्पतालों में ना पूरे बेड्स होते हैं, ना अद्वियात होती हैं। लाड़काना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुर्दा खाना बनता जा रहा है, लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। सिंध का अरबों का बजट कहाँ लगा, कोई भी नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं। कितने ही ऐसे मंसूबे हैं जो सिंध में ताहाल नामुकम्मल हैं। फिर मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी से क्यों इत्तेहाद किया? यही हाल पंजाब का हुआ। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर का नाम पंजाब रख दिया, एक मेट्रो बनाकर अपने 30 साल की सफाई दे दी। जनूबी पंजाब के मसाइल जूं के तूं, पुलिस कल्चर इंतहाई खराब। अगर हम बाकी जिलों की हालत देखें, बेहद बुरी। सरकारी इदारों में सियासत भरी पड़ी है, हर सरकारी इदारा जो है रिकॉर्ड खसारे में रहा। फिर मौलाना साहब ने नून लीग से इत्तेहाद क्यों किया? मैं मौलाना साहब आपसे पूछती हूँ, मौलाना साहब का ये मेयार सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े रहनुमा मौलाना कायद आज भी अपनी उन्हीं रिवायात पर कायम है जिनको देखने के बाद इस बात का यकीन हो जाता है कि शायद इंसान आदत तो बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। क्या हमारे तमाम रहनुमाओं की फितरत में ये बात शामिल है कि सियासत के नाम पर ये फतवेबाजी करें, किरदार कुशी, कीचड़ उछालना, ज़ातियात पर हमले करके खुश होना, कह के लगाना? क्या हमारे ये सीनियर तरीन सियासतदान ये नहीं समझ सकते कि जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो सियासत में तशद्दुद का कल्चर मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, इख्तिलाफ के नाम पर दुश्मनियाँ बढ़ती जाएंगी? फिर लोग क्या करेंगे? फिर लोग जूते भी उछालेंगे ना, स्याही भी फेंकेंगे, गोली भी मारने की कोशिश करते हैं, घरों पर हमले भी, फिर तौहीने मजहब के इल्ज़ाम भी लगाएंगे, यहूदी भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे। जमहूरियत के नाम पर कब तक हम ये चीज़ें सुनते रहेंगे, ये लोग फैलाते रहेंगे? आप कहते हो कि नवाज शरीफ के घर पर हमला गलत है और मैं कहती हूँ कि नवाज शरीफ की ज़ातियात पर भी हमला गलत है। नवाज शरीफ की निजी ज़िंदगी को डिस्कस करना, उसका मजाक उड़ाना यकीनन गलत है, लेकिन ये सही क्यों नहीं होता? ये है सवाल, क्योंकि इस रविश को कायम करने वाले खुद नवाज शरीफ हैं। ऑपोजिशन का शिकवा जायज़ उस वक्त हो जब खुद ऑपोजिशन जो है वो उस एग्जाम्पल को सेट करे या खुद वो काम करती हुई दिखाई ना दे। आप तो आज भी इसी रिवायत को पकड़ के बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब ने ये रिवायत खुद कायम की। मैं दोबारा बता रही हूँ, कल एक तरमीम की वजह से मजहबी जमात ने एहतजाज किया, उसमें तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पूरी ऑपोजिशन तनकीद करती रही कि मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज एक मौलाना किसी को गद्दार कह रहा है तो किसी को यहूदी कह रहा है। अब ऑपोजिशन क्यों खामोश है इस पॉइंट पर? आज पंजाब का कई बार वज़ीर आला रहने वाला एक शख्स जिसका सियासी कद बहुत बड़ा है, वो कितनी गिरी हुई बातें कर रहा है, उस पर क्यों हम खामोश हैं? सियासत में से माइनस करने की बातें की जा रही हैं कि सियासत में से कौन माइनस होगा। अगर सियासत में से कुछ माइनस करना है ना तो सबसे पहले इन फतवों को माइनस कीजिए, इन गैर इखलाकी बातों को माइनस कीजिए, ये जो लोगों को आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं इसको माइनस कीजिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने को माइनस कीजिए, ताकि आपको देखकर इस बात का यकीन हो जाए कि इंसान चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। आदत भी और फितरत भी बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलें, एहसान होगा आपका अपने ऊपर भी, मुल्क पर भी, सब पर। ये देखें, फिर दूसरों पे आप तनकीद करें, दूसरों को समझाएं और दूसरों को इखलाकियात का दर्स भी दें। सूट करेगा फिर, पहले खुद एग्जाम्पल बने, मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद बदलें। मैं अक्सर कहती हूँ कि खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। लेकिन अगर इसी तरह ये लोग करते रहेंगे और यही रविश और रिवायत कायम रखेंगे तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद बड़ी खबर और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात करेंगे सिंध के ठेकेदारों की। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 8वां रेफरेंस भी दायर कर दिया है। नैब ने सिंध के जो बैंक है कर्ज़ों के सिलसिले में करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें 20 मुल्ज़िमान नामजद किए गए। 20 से ही सुना आपने। और इस मुल्ज़िमान पर अरबों रुपए के घपले का इल्ज़ाम भी लगाया गया। रेफरेंस में 6 जाली कंपनियों का जिक्र भी किया गया। ये मुल्ज़िमान कौन हैं और ये रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, इस पर बात करेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो कि सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन करते हैं, सदीक जान से। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, इस रेफरेंस की सबसे पहले तो सबके ज़हन में यही आएगा ना कि इस रेफरेंस की अब क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों पड़ी, ज़रा क्लियर कीजिएगा। जी, मैं आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो करप्शन का मामला है
जो फेक अकाउंट का मामला है इस पर तो जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले एक इशू पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान में जितने भी माफियाज हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, वो हमेशा से गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा एक ऐसे मामले की तरफ जिसके लिए आज बुजुर्ग पेंशनर्स ने बात भी की और उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्रोग्राम में जरूर इस हवाले से बात करें। हम वो कि इस हफ्ते इस पर तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बुजुर्ग पेंशनर्स को उनका जो हक है वो नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह से वायलेट किया जा रहा है। मामला ये है कि बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि पूरी जिंदगी अपनी बैंकों को दे देते हैं, उनको जो पेंशन दी जा रही थी वो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 600 दी जा रही थी। फिर एक सरफराज राजा, एक बुजुर्ग पेंशनर, वो खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब उस पर रास्तों नोटिस लेते हैं और उसके बाद वो केस बड़ा अर्सा चलता रहता है और बिल आखिर ये फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इन बुजुर्ग पेंशनर को 8,000 रुपए कम अज कम तनख्वाह दी जाएगी। आप अंदाजा लगाएं 8,000 की आज के दौर में कुछ नहीं है महंगाई के दौर में, लेकिन फैसला ये दिया गया कि 8,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट के बाद बैंकों ने करते करते अब दोबारा वो पेंशन जो है वो 4,000 देना शुरू कर दिया है। तो वो बुजुर्ग पेंशनर वो सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा रजू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक और हुक्म आया, उस पर भी बैंक जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले कुछ बुजुर्ग पेंशनर्स ने यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया। और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मीडिया के लिए भी और चीजें बहुत अहमियत शामिल होती हैं, लेकिन इस वक्त रात के पहर जब वो वहां पर कुछ पेंशनर्स इकट्ठे हुए एहतजाज करने के लिए, तो पूरे इस्लामाबाद के मीडिया में से सिर्फ हम 4 रिपोर्टर्स गए उनकी बात सुनने के वो कहना क्या चाह रहे हैं। और मैं जरूर ज़ाहिर है जो रिपोर्टर्स हमारे दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब 4 रिपोर्टर्स जो थे उनके लिए वो एक इम्पोर्टेंट मामला था। कंबर ज़ैदी थे, आबिद अंदलीब थे, इरफान हैदर थे, मैं थे, हम पहुंचे, उन बुजुर्गों से बात की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस हफ्ते हम इस प्रोग्राम करेंगे, बैंकों का मौका भी लेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा बैंक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इस्तेहसाल कर रहा है बुजुर्ग पेंशनर्स का। अब हम आते हैं दूसरे मामले की तरफ जो कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब कहा। देखें, एहतसाब का सिलसिला और रफ्तार ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनके जो दोस्त हैं जिनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 रेफरेंसेस दायर किए जाएं, तो आज दिसंबर आ चुका है, 8वां रेफरेंस जो है वो दायर हुआ है और इस 1 साल को होने को है। इस 1 साल में एक भी रेफरेंस जो है वो अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचा। तो ये तो एहतसाब की रफ्तार है। आज भी चेयरमैन नैब साहब ने बात की एहतसाब की, बिल्कुल अच्छी बात है। पूरा पाकिस्तान चाहता है एहतसाब हो, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि करप्ट लोगों का एहतसाब हो, उनकी पकड़ हो, उनसे लूटा हुआ पैसा। लेकिन रफ्तार अगर यही होगी एहतसाब की कि 1 साल होने को है, अभी तक वो 16 रेफरेंसेस दायर ही नहीं हो सके और जो रेफरेंस दायर हो चुके हैं किसी एक का भी फैसला नहीं आ सका, तो कैसे ये रफ्तार इस रफ्तार से तेज़ी से एहतसाब होगा। तो जब इस तरह से रफ्तार स्लो होगी, सुस्त होगी, तो लोग भी ये देखते हैं कि भाई आप बात तो एहतसाब की करते हैं, लूटे हुए पैसे को वापस करने की करते हैं, लेकिन रफ्तार आपकी ये है कि 1 साल हो गया है, एक भी किसी रेफरेंस का फैसला नहीं आ सका। आपने आशियाना इकबाल में देखा कि 18 माह से लोगों को जेल में रखा हुआ था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानतें दे दी कि आपने 18 माह से लोगों को जेल में रखा हुआ है, अभी तक आप जो है उस रेफरेंस को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सके। तो ये जरदारी साहब का जो मामला है, जो केस है, वो तो ओपन एंड शट केस है। जिस तरह उन्होंने सिंध के अंदर करप्शन की, लूटमार की, फेक अकाउंट्स खोले, वो पैसा जो सिंध के आवाम पर खर्च होना चाहिए था, जो कराची के शहरियों पर खर्च होना चाहिए था, जो सिंध के गरीब लोगों पर खर्च होना चाहिए था, वो सारा पैसा खर्च किस पर हुआ? ओमनी ग्रुप पर। ओमनी ग्रुप कौन है? जो बिलावल हाउस के सदके के बकरे तक ओमनी ग्रुप है वो पहुंचा रहा था। बिलावल हाउस में जो सालगिरह के फंक्शन होते थे, सालगिरह का केक तक ओमनी ग्रुप फराहम कर रहा था। ये वो ओमनी ग्रुप है जो 1-2 कंपनियों से शुरू होता है और पीपल्स पार्टी की वजह से, जरदारी साहब की वजह से वो 80-85 कंपनियों तक पहुंच जाते हैं। आप ये देखेंगे सिंध में ओमनी ग्रुप ने तो बहुत तरक्की की, 1 कंपनी से 80 कंपनियों तक चले गए, लेकिन सिंध के रहने वालों की क्या हालत हुई कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। कई इलाकों में सेहत की सहूलियात नहीं है, पीने का कराची जैसे शहर में साफ पानी नहीं है। आप देख रहे हैं माहौलियात की आलूगी कितनी देर से बढ़ रही है, कचरे के हालात आपके सामने, ट्रांसपोर्ट के हालात आपके सामने हैं। वहाँ लोग बेचारे सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सिंध में भुट्टो जिंदा है। आपकी आवाज में कम सुन पा रहा हूं, लेकिन ये आप बिल्कुल जो आपने कहा कि सिंध में सफर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए मसला ये है, लोग बेचारे मर गए भूख से, वहां पे जरूरियात उनकी पूरी नहीं हो रही, लेकिन भुट्टो जिंदा है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इन्होंने तो लाड़काना को भी नहीं बख्शा। बल्कि आपको याद होगा
कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, ये लाड़काना तो आपका सियासी किबला है, आप उसी लाड़काने की वजह से आज अपने आप को कहते हैं कि भुट्टो की पार्टी है, ये बेनज़ीर की पार्टी है। आपने तो उस लाड़काना को भी नहीं बख्शा, उसके भी प्रोजेक्ट्स में आपने जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की। तो मसला ये है कि जरदारी साहब का ये जो आज जरदारी साहब के दोस्तों के अलावा 8वां रेफरेंस दायर हुआ है, उसमें भी यही मामला है कि किस तरह से ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर कर्जे फराहम किए गए। और ये आप अंदाजा लगाएं, ये वो सूबा है सिंध, बदकिस्मती देखेंगे आज के इस दौर में भी ऐसे मामला चल रहे थे कि पूरा एक बैंक क्रिएट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि फेक अकाउंट्स तो बहुत पीछे रह जाते हैं, पूरा एक बैंक क्रिएट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। वो पैसा जो कराची वालों पे खर्च होना चाहिए था, जो थर वालों पर खर्च होना चाहिए था, लाड़काना और अंदरूनी सिंध पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे थे? वो फेक अकाउंट्स में जा रहे थे। फेक अकाउंट से वो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और बाहर जरदारी साहब और उनके बच्चों के साथ जायदादें बन रही थी। तो ये 8वां रेफरेंस था और रेफरेंस दायर हो रही है, जरदारी साहब के मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, जरदारी साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी जरदारी साहब उनके चाहने वाले कहेंगे जरदारी साहब ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये तो एहतसाब किया जा रहा है, बदले लिए जा रहे हैं, पर्सनल ग्रजेस निकाली जा रही हैं। पता नहीं इतनी ढिठाई के साथ, इतनी मासूमियत का ये क्या मैं कहूँ कि इतनी बड़ी ड्रामेबाजी कैसे कर लेते हैं। अच्छा इस रेफरेंस से अब क्या होगा ये बताइएगा सिद्दीक। साथ ही साथ मैं पूछना चाहूँगी, क्या मुराद अली शाह साहब की भी गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है? देखें, बात यह है कि मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी के बगैर तो ये मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और लूट मार की कहानी नामुकम्मल रहेगी। मुराद अली शाह इस पूरी कहानी के बहुत अहम किरदार हैं, उनके बगैर ये कहानी नामुकम्मल रहेगी। लेकिन मसला वहीं पर आ जाता है, जैसे हमने एंग्रो की बात की थी कि एंग्रो में आपने जो है वो शेख इमरान हक को तो पकड़ लिया था, लेकिन आपने हुसैन दाऊद साहब को शामिल ही नहीं किया था। अब जब रेफरेंस दायर किया तो हुसैन दाऊद साहब का आपने नाम डाला। तो यहाँ पर भी वही मामला है कि आप नीचे ब्यूरोक्रेट्स को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, आप ठेकेदारों को तो पकड़ रहे हैं, उनसे तो आप पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन इस सारे में जो अहम किरदार थे मुराद अली शाह साहब, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब मालूम नहीं है कि इसकी वजूहात क्या हैं। जैसे कराची में वारदातें डालने वाले नामालूम अफराद होते थे, इसी तरह ये सिंध के करप्शन स्कैंडल में कुछ नामालूम पता नहीं शायद कुव्वतें हैं या नामालूम वजूहात हैं जिस बना पर मुराद अली शाह साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, दस्तावेजात देखते हैं, तो मुराद अली शाह साहब के बगैर ये नामुकम्मल है सारा किस्सा और कहानी। उनको जरूर आपको किसी न किसी मौके पर पकड़ना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा, उनके बगैर ये मामला समझ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि आखिर जो नैब के रेफरेंसेस होते हैं, फिर आगे सुस्त रवि का जो शिकार होता है पूरा प्रोसेस, उसकी क्या वजह है? क्या हम कह सकते हैं मैन पावर की कमी है, जो अफरादी कुव्वत होती है, इदारे में लोग जो हैं काम करने वाले वो कम हैं, या केसेस इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही होती? क्योंकि बाकी सुस्त रवि पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सदीक देखें, आपने दुरुस्त कहा, इस वाले से आप प्रोग्राम में बहुत बात करती हैं। देखें, मसला ये है, अब इसमें नैब की नाअहली है, नैब की के ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा है या बदनीयती है, कुछ भी है, लेकिन असल मामला क्या है? मामला यह है कि केसेस मनतकी इंजाम को नहीं पहुंच रहे। होना क्या चाहिए? जब आप खुद कहते हैं कि बदनीयती भी है, क्योंकि चेयरमैन नैब को जब भी बात करते हुए देखा बड़ा दबंग देखा, और कहते हैं ना कि जब इदारे का जो सरबरा होता है, जो इदारे का हेड होता है, जब वो इतना दबंग होता है तो नीचे वाले फिर बंदे के पुत्र बन के काम करते हैं। बदनीयती का जो लफ्ज आपने बोला, आपको लगता है कि बदनीयती भी हो सकती है? देखें, वजूहात 4-5 हैं, उनमें से एक तो कोई वजह होगी ना। जब नैब नहीं हमें बताएगा कि वजह क्या है, क्या आप ये देखें ना, आशान इकबाल में शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, उसमें आपने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, 9 लोगों को गिरफ्तार किया, 18 माह में केस मनतकी इंजाम को नहीं पहुंचा। तो आप बताएं कैसे मामला आगे बढ़ेगा? इतना जरदारी साहब जो हैं, आपने उनको गिरफ्तार किया, जनवरी से ये केस यहाँ पे साहब अदालत इस्लामाबाद में मुंतकिल हुआ, आज तक ये एक रेफरेंस मनतकी इंजाम को नहीं पहुंचा। आप बताएं कि अभी तो 8वां रेफरेंस आज दायर हुआ है, 16 रेफरेंस तो जेआईटी ने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके दिए थे कि ये 16 रेफरेंस दायर करें। तो ऐसे सवाल तो हम उठाएंगे, हम तो सवाल उठा रहे हैं ना कि आपके पास काम का बर्डन ज्यादा है, आप हुकूमत से कहें, आप जजेस की तादाद बढ़ाएं, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। फिर जहां पे भी मामला आता है वहां पे अदालतें कहती हैं कि ये देखें, व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो यही फेक अकाउंट केस था। इसी में DGFIA ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हमें JIT बना कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी थी। आप हुकूमत को कहें कि हमें ये सहूलियात चाहिए, अगर हुकूमत नहीं देती तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है। लेकिन मसला तो देखें, इल्जाम नैब पे आएगा। अगर एहतसाब होगा, क्रेडिट नैब को जाएगा, लूटों पर पैसा वापस आएगा, क्रेडिट नैब को जाएगा, क्योंकि नैब यहाँ पे एहतसाब का इदारा है। अगर यहाँ पर केसेस मनतकी इंजाम को नहीं पहुंचेंगे तो हम भी नैब पे सवाल उठाएंगे। तो ये मसला तो नैब का है कि आप ये, मैं आपको कह रहा हूँ ना,
आप पिछले 1.5 साल में बता दें कि ये 60-65 जो नॉन करप्ट लोग हैं, 60-65 तमाम जमातों के मिला के, मुझे किसी एक का बता दें कि पिछले 1.5 साल में उसका केस शुरू होकर और कन्विक्शन हुई हो। एक भी नाम आपके सामने नहीं है। अच्छा, जब 1.5 साल में एक मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, अब एक और रेफरेंस आ गया। ठीक है, आपने सारी जो डिटेल है वो नाजरीन के साथ शेयर कर ली कि अब ये रेफरेंस क्या है, इसमें से क्या निकल सकता है, फिर साथ नैब से जो गिले शिकवे हैं या हमारा काम है पॉइंट आउट करना, आपने वो भी बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया कि अगर आपके पास लोगों की कमी है तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं, एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा कि उस कमी को पूरा किया जा सकता है, केसेस ज़्यादा कैसे हैंडल करना है, अपनी रफ्तार को बेहतर करना होगा। लेकिन मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें तो वो कहेंगे कि इन रेफरेंसेज में कुछ रखा ही नहीं है। आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा मासूम हस्ती कोई पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुई होगी। एक मासूम नवाज शरीफ थे, दूसरे जरदारी साहब है, तीसरा कोई पता नहीं है तो बता दें आप मुझे ज़रा, सदीक आप बता दें तीसरा मासूम कौन है। और ये बताइएगा कि जब वो इन रेफरेंसेस को कुछ समझते ही नहीं है तो फिर ये भी नैब पर एक सवालिया निशान है कि वो इन रेफरेंसेस से ना घबराते हैं ना इनको कुछ समझते हैं। देखें, रेफरेंस तो बड़े तगड़े हैं, रेफरेंसेस में तो बहुत कुछ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, दस्तावेजात मौजूद हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा क्यों है, इनकी ढिठाई इतनी तगड़ी क्यों है जिनके खिलाफ? मसला यह है कि अदाकारी और फनकारी इनको करनी आती है। लोगों को ये कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए, तो ये लोगों को यही कहानी बेचते हैं कि हमने तो करप्शन की नहीं है, और अगर किया तो साबित करें। वो अच्छा ये ज्यादा नहीं कहते कि हमने करप्शन नहीं की। चलें क्लोजिंग की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं इनको वाज़ेह पैगाम दूंगी कि अब आपकी ड्रामेबाजियां और ये जो मिस्ते आए हैं अब ऐसे नहीं चलेगा। सदीक बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।